नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में प्रश्नावली 2.1। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इससे संबंधित जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी वो देखी थी। अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि आपको दर्शाना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। आपको कोई भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है। कहते हैं कि उसका जब आप वर्ग करते हैं तो आपके आंसर क्या आना चाहिए, 8q+1 के रूप में आना चाहिए। तो मैंने यहां लिखा कि हल क्रमांक पहला, मैंने माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब ए धनात्मक पूर्णांक माना है जहां, अब देखिए ए की वैल्यू क्या संभव है, मतलब आपको विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है कि हमेशा कैसा प्राप्त हो, विषम प्राप्त होना चाहिए आपको विषम संख्या के रूप में, और उसका वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, 8q। अब यदि मैं यहाँ 2m लेता हूं तो 2m का स्क्वायर तो 4 होता है, 8 नहीं प्राप्त हो सकता, तो मैंने क्या ले लिया, 4m। तो 4m का स्क्वायर कितना होगा, अब 4m ले सकते हैं आप, 8m, इस प्रकार 16m, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, 4m। ठीक है। अब 4m लेने के पश्चात क्या होनी चाहिए, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक। अब ये विषम तो नहीं है, ये क्या हो गया, 4m तो क्या है, सम है, क्योंकि किसी भी आप धनात्मक पूर्णांक की यदि सम संख्या से गुणा करेंगे सदैव कैसी प्राप्त होगी, सम संख्या। तो सदैव विषम प्राप्त हो, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक इसमें जोड़ दिया। तो a बराबर क्या हो गया, 4m+1। हमने यहां लिख दिया जहां m धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब क्या कहते हैं इसका वर्ग करने पर, तो मैंने यहां लिखा कि दोनों ओर वर्ग करने पर अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4m+1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी लग रही है, a+b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो इस सर्व समीकरण यहां प्रयोग करेंगे, यहां यह अपनी जगह, यह a हो गया तो a होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये 2, फिर यह a और b की जगह 1, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16m का m² प्लस 2 की 4 से गुणा की 8 की 1 से की तो 8, क्या आ गया m, 1 का स्क्वायर 1। हमें आंसर क्या चाहिए, 8q+1। तो मैंने +1 तो पीछे है, इन दोनों से कॉमन क्या ले लिया, 8 चाहिए, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 8। तो इसमें मैंने 8 का भाग लगाया, तो यहाँ कितनी बार गया, 2 बार, और ये m²। 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, केवल m, पीछे +1। अब इस वाले पूरे पद को मैंने क्या मान लिया, q। मैंने कहा कि फिर हमने माना कि q जो है 2m² + m, ये हो गई इक्वेशन 1। तो मैंने कहा समीकरण 1 में q का मान रखने पर, समीकरण 1 में q का मान रखने पर, 1 में q का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8q+1। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोई विषम जो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक जो संख्या है उसका वर्ग क्या होता है, 8q+1 के रूप में होता है। तो ये वाले कथन आप यहां लिख देंगे, हम लिखेंगे अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा हल हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 की। अब क्वेश्चन क्रमांक 2 में आपको कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन क्रमांक दूसरा। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का, आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या ले उसका यदि आप घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में आ सकता है क्या? तो हमने कहा ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो मैंने माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब a मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक माना है। अब इसके अनुसार आंसर क्या चाहिए मुझे? 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। तो मैंने कहा कि मैंने a बराबर जो है, मेरे को ऐसी संख्या लेनी है मैं जिसका क्यूब करूं तो मुझे 9 के रूप में आए। तो यदि मैं 1 लेता हूं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। मतलब 3 का मैंने क्यूब किया, कितना आ गया? 27। अब 27 में क्या होते हैं? 3 इंटू 9, यानी कि यहाँ 9 उपस्थित है। आप चाहें तो मैं छोटी से छोटी संख्या ले रहा हूं, आप चाहें तो 3, मैंने यहां 3m ले लिया, तो आप यहां 9m भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहां छोटी से छोटी संख्या है, केवल क्या होगी? 3m। तो मैंने क्या लिख दिया? 3m प्लस क्या हो जाएगा यहां? r। अब इस r की वैल्यू किस पर निर्भर करेगी? इस b पर। किस पर निर्भर करेगी? इस b पर। तो हमने लिखा जहां r जो है 0 के बराबर व 3 से क्या होगा? छोटा। तो कहने का मतलब a जो है या तो 3m प्लस 0 होगा, या 3m प्लस 1, या 3m प्लस 2। तो ये क्या होंगे? 3 रूप हो गए। क्या इन तीनों का जो क्यूब है वो इन तीनों के रूप में आता है क्या? तो हम देख लेते हैं। तो मैंने कहा एक बार तो a क्या हो गया? 3m, या a बराबर क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1, और क्या हो जाएगा? या 3m प्लस 2, ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा a बराबर 3m, मैंने लिखा दोनों ओर घन करने पर अब दोनों ओर घन करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? a का क्यूब, इसमें क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, 3 और m का क्यूब। तो 3 क्यूब कितना हो गया? 27, m का m क्यूब। तो यहां a क्यूब कितना आ गया? इसका आप क्यूब करेंगे तो अब ये 27 है, तो मैंने यहां 9 को बाहर रख दिया, अंदर क्या रह गया? 3। अब इस वाले पूरे पद को मैंने क्या ले लिया? क्यूब। तो मैंने कहा कि 3m स्क्वायर, ये m क्यूब बराबर क्या हो गया? क्यूब। समीकरण, मैंने कहा समीकरण 1 में ये हो गया हमारी स्थिति पहली, प्रथम स्थिति है, तो ठीक है। तो मैंने कहा कि समीकरण 1 में q का मान रखने पर तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? 9q। तो पहली वाली बात तो यहां सिद्ध हो गई, 9q वाली। अब उसके बाद क्या चाहिए? 9q प्लस 1। तो क्या कर दीजिए आप? इसका क्यूब कर दीजिए। तो देख लेते हैं अभी इधर, हमने कहा दूसरी स्थिति। अब दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये वाली ले ली हमने, a बराबर 3m प्लस 1। तो यहां भी मैंने क्या लिखा? दोनों ओर घन करने पर अब दोनों ओर घन करेंगे, यहां क्या हो जाएगा? a का क्यूब, यहां 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। कौन सी है? a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है? a का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सरल कर लीजिए। तो मैंने कहा a का क्यूब, यहां क्या आ गया? a की जगह यह आपका a अलग है, यह फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, यानी ये a है और ये b है। तो मैंने कहा ठीक है, a की जगह फिर 3, फिर a की जगह क्या रखा? 3m होल स्क्वायर, b की जगह क्या रखा? 1, फिर 3, a की जगह क्या रखा मैंने? 3m, फिर b की जगह क्या रखा मैंने? 1, फिर b की जगह क्या रखा मैंने? 1। सरल करें क्या आएगा? 3 का क्यूब 27 m क्यूब,
3 का स्क्वायर 9 तिया 27 m स्क्वायर, 3 की 3 से की 9 m और 1 का क्यूब कितना हो गया 1। अब आंसर में क्या चाहिए हमें 9 क्यूब प्लस 1, तो प्लस 1 तो पीछे छोड़ दिया हमने। अब इस पूरे पद से क्या चाहिए मेरे को, केवल 9 चाहिए, तो मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया 9, तो अंदर यहां क्या रह जाएगा 9 का भाग लगाया तो 3 m का क्यूब, 9 का भाग लगाया कितना आ जाएंगे 3 m का स्क्वायर, यहाँ 9 का भाग लगाया क्या आ गया केवल m, पीछे क्या आ गया प्लस 1। अब मैंने इस वाले पूरे पद को क्या ले लिया q ले लिया, तो मैंने यहाँ लिखा कि q बराबर 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, जहां m क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ठीक है, तो हमारा जो a क्यूब था क्या आ जाएगा 9, ये वाला पूरा पद क्या हो गया q, पीछे क्या आ गया प्लस 1। तो ठीक है, अब तीसरी स्थिति में आप इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 4 स्थिति आएगी, पीछे आएगा 2 का क्यूब 8 आप रहने देना और बाकी इनमें से 9 कॉमन ले लेना, पूरे वाले को क्यूब मान लेना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः स्थिति पहली, स्थिति दूसरी व तीसरी, इन तीनों स्थिति से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है क्या होगा 9q या 9q प्लस 1 या इस रूप में भी होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सभी रूप जो है वो ऐसे ही हो, मतलब कई सारे अनंत रूप है, उसमें से एक रूप ये वाला भी संभव है। तो हमारा क्वेश्चन क्रमांक पहला हो गया, दूसरा हो गया। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक 3 में कहते हैं कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ठीक है, तो पहली बात तो मैंने यही कहा, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है। अब मैंने a धनात्मक पूर्णांक ले लिया तो यूक्लिड विभाजन क्या होती है, a बराबर bq प्लस r। अब इस क्वेश्चन को देखा मैंने, मुझे कोई घन नहीं करना है, कोई वर्ग नहीं करना है, क्या करना है केवल विषम धनात्मक, मतलब कहते हैं किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, यानी कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है क्या वो इस रूप में लिखी जा सकती है क्या, यानी इस रूप में लिखेंगे वो विषम संख्या होगी क्या। तो हमने क्या कहा, यहाँ हमने तुलना की, सभी में b की वैल्यू कितनी आ रही है 6। मैंने कहा ठीक, तो मैंने कहा a बराबर b की वैल्यू क्या रख दी मैंने 6। अब b की वैल्यू 6 है तो यहाँ r की वैल्यू क्या संभव होगी, 6 से छोटी या 0 के बराबर और 0 से बड़ी। तो मैंने कह दिया यहाँ r के मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, कितने, केवल ये 6 मान संभव होंगे। अब ये मान संभव है तो मैंने कहा कि a बराबर, पहले मैंने r की वैल्यू 0 लेंगे, 0 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, फिर r की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, फिर r की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। तो ये तो सेम रहेंगे, इसको मैंने सरल किया, क्या आ गया 6q, फिर r की वैल्यू मैंने 3 रखी तो मुझे a की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 6q प्लस 3, यहाँ r की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी a बराबर 6q प्लस 4, और यहाँ r की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब इसमें से कहते हैं कि कौन कौन से विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब देखिए सबसे पहला वाला क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं। दूसरा वाला बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो पूरे पद में भाग जाता है तब क्या होता है, सम होता है। पूरे पद में 2 का भाग नहीं जाता है, मतलब क्या है, विषम है। तो अब ये वाला सम है, इसमें 2 जोड़ दिए क्या होगा, सम। ये वाला सम है तो ये विषम नहीं होगा, ये सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम, ये सम विषम जोड़ा तो ये सम है, तो क्या होगा, सम होगा। तो ये नहीं है विषम। अब सम के अंदर विषम जोड़ा तो ये वाला सम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि अतः हम कह सकते हैं, अतः इन सभी स्थिति से स्पष्ट होता है, r की वैल्यू 0, 1
1 2 3 4 5। इनसे स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक की जो संख्या है वह 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में संभव हो सकती है। तो ठीक है, तो ये वाला कथन आप लिख लेना। अब इसके पश्चात जो है हमें ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उससे हमने HCF करना है। हमने उदाहरण देखे भी थे इसके, तो यहां देख लेते हैं। अब चौथे वाले में कहते हैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना है। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिया 210 और 55, ठीक है। हमने कहा ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं, आप इनका HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां मैंने आपको कहा था आप चरण ले लीजिए। मैंने कहा चरण पहले चरण में आप क्या लिखेंगे कि यहां 210 और 55 पूर्णांक है कि इसमें बड़ा कौन होगा? 210 55 से बड़ा होगा। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर निम्न कथन प्राप्त होता है, ठीक है। अब निम्न कथन क्या प्राप्त होता है? तो मैंने यहां क्या लिखा? 210, ये 55। अब 55 का भाग मैं 210 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? तो ऑफिशियली 3 बार ही जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप लगा के देख लीजिए, यदि आपको ऐसी दिक्कत होती है आप लगा के देख लीजिए। अब देखिए इसके लिए सबसे सरल मेथड आपको बताएंगे हम, ताकि आपको यहां कोई दिक्कत भी नहीं हो। तो यहां नीचे लिख देता हूं मैं। तो मैंने कहा कि कितने 210 किसका भाग लगाना है? 55 का। अब 55 का 210 में भाग, अब सीधी यदि आप इसमें 4 बार लगाएंगे कितना आ जाएंगे? 220 अधिक आ रहे हैं, तो आप कितनी बार लगाएंगे? 3 बार लगाएंगे। अब 3 बार लगाएंगे तो कितना आएंगे? 165। अब यदि 165 आते हैं, अब इस स्थिति में शेषफल आपके क्या बचता है? तो आप यहाँ घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ 4, कितना आ गया? 45। तो हमने यहाँ लिख दिया कि शेषफल कितना बचा? 45, ठीक है। तो फिर अब हमने लिखा चरण दूसरा। हमने यहां लिखा यहां शेषफल जो है कौन है? 45 क्या नहीं है? 0 के बराबर। तो 45 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो यहां भाजक क्या हो गया? 55। भाजक 55 वह शेषफल 45 के लिए यूक्लिड विभाजन, वही बात, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करने पर। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो मैंने यहां क्या लिखा? 55 किसका भाग लगाना है? 45 का। तो अब यहां क्या आ गया? 45 क्या बन गया आपके भाजक? भाग किस में लगाना है? 55 में। कितनी बार गया? 1 बार। मैंने 1 बार लगाया, तो शेषफल कितना आ गया? 10। मतलब ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। तो मैंने 55 में किसका भाग लगाना है? 45 है। कितनी बार गया? 1 बार। तो शेषफल कितने बचे? 10। तो शेषफल अभी भी क्या नहीं प्राप्त हुआ मेरे को? 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो एक चरण और लिख दीजिए। तो मैंने कहा चरण क्रमांक 3। तो मैंने यहां लिखा यहां शेषफल 10 नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या लिखेंगे? भाजक 45 व शेषफल 10 के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप उसका प्रयोग कीजिए। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो हमने प्रयोग किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब 45 में किसका भाग लगाना है? 10 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो शेषफल क्या आ गया? 2 नहीं 5। शेषफल कितना आ जाएगा? 5। अब शेषफल 5 प्राप्त हो गया, तो 0 तो अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने यहां क्या लिखा? चरण
चौथा। अब चौथे चरण के अंदर हमने वही बात, यहां शेषफल जो है 5 0 नहीं है, तो पुनः ही वही बात, भाजक क्या हो जाएगा 10, शेषफल क्या हो जाएगा 5। तो 10 के अंदर 5 का भाग लगाना है, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल 0। जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है, तो हमने यहां लिखा कि चरण 5, यहां जो शेषफल है 0 है, अतः भाजक जो है वह क्या होगा HCF के बराबर। तो भाजक क्या है यहाँ पर 5, तो HCF क्या हो जाएगा 5। तो ये रहा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF। ठीक है, अब ये तो आपको सीधी भाषा के रूप में, प्रत्येक क्वेश्चन को इस भाषा के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे यहाँ ये पहला क्वेश्चन मैंने किया है आपको 1 2 3 4 ये 5, ये 5 क्वेश्चन करने, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको ये 5वां बता देता हूँ, शेष चारों क्वेश्चन आपको स्वयं करने। अब एक तरीका तो ये हो सकता है, या फिर आप कहेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएंगे। अब ये वाले जो मेथड है आपको लिखने का एक सबसे सरल तरीका अभी जो हमने बताया था भाग वाला, तो एक वो बता देता हूं यहां। जिसे कहने का मतलब कि 55 का भाग हमने 210 में लगाया, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना आएंगे 165। शेषफल कितना आ गया यहाँ पर हमारे 45। हमने कहा ठीक है, अब 45 शेषफल है, इसको क्या बनाना है आपको भाजक, भाज्य क्या हो गया 55। अब 45 का भाग 55 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना है 45, शेषफल कितने रह गए हमारे 10। अब 10 का भाग किसमें लगाना है 45 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, शेषफल कितना रह गया 5। इसको क्या बनाया मैंने भाजक, किसमें लगाना है 10 में, कितनी बार गया 2 बार, तो शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ ये भाजक जो 5 है क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हमने सारे मेथड यहाँ किए। देखिए पहले इस वाले को यदि हम आप देखते हैं तो यहाँ क्या है 210 में आपने भाग लगाया, तो जो आपका मेथड है ये क्या हो गया आपके यहाँ पर A, ये B, ये Q और ये R। मतलब हमने कहा ना कि जिसमें ये जो A जो होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q क्या होता है भागफल, R क्या होता है शेषफल। तो यह है A की वैल्यू, यह B की वैल्यू इंटू Q प्लस R। अब फिर इस वाले के अंदर क्या लग जाएगा, दूसरा वाला चरण देखिए 55, A 45, B यह Q और R क्या हो गया 10। अब इसी प्रकार फिर इस वाले के अंदर लगाया गया ये। तो आप चाहें तो ये वाला भाग आप रफ में करके या फिर इसके नीचे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे कि संक्षिप्त में हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार यह है शेष क्वेश्चन करने, क्वेश्चन क्रमांक इसी में एक 5वां और देख लेते हैं। अब इसके 5वें क्वेश्चन में कहते हैं कि 196 38220। हमने कहा ठीक है, तो यहां हमारा पहला चरण, इसमें वही कथन कि दो पूर्णांक संख्या है, तो यहां 38220 जो है ये बड़ा होगा 196 में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, विधि का प्रयोग करने पर, तो हमने क्या लिखा 38220 किसका भाग लगाना 196 का, कितनी बार जाएगा 195 बार, शेषफल 0। तो शेषफल 0 आ गया, इनका HCF कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात जो है हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 5वां। पांचवें के अंदर कहते हैं, पांचवें के अंदर कहते हैं कि कोई संख्या 408 1032 का HCF। तो पहले आप 408 व 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF ज्ञात करने का वही मेथड आपके यहां, तो चाहे तो आप उस चरण द्वारा कर लीजिए, मैं यहां पर संक्षेप द्वारा कर लेता हूं। तो मैंने कहा 1032 किसका भाग लगाना है 408 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएंगे 816।
तो शेषफल कितना आ गया 216। अब 216 का भाग किसमें लगाना है 408 में। कितनी बार जाएगा एक बार। कितना आ गए 216। अब घटाएं कितना आ जाएंगे 192। अब 192 का भाग कितना बार जाएगा 216 में एक बार। कितना आ गए 92। तो शेषफल कितना रह गया 24। अब 24 का भाग 192 में कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 से गुणा करेंगे ना 8 से 32 3 19 कितना आ गया 192। तो शेषफल 0 आ गया। तो उस स्थिति में HCF क्या हो जाएगा यहाँ हमारे 24। तो 24 हमें क्या प्राप्त हो गया HCF। अब हमारा जो HCF है यह हमें 24 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इसका जो HCF है आप इस HCF को किस रूप में लिखेंगे 1032 साथ में गुणा में क्या है x फिर माइनस क्या है 408 इंटू 5। आपको x की वैल्यू निकालनी। हमने कहा ठीक। तो यहाँ 24। तो ये वाला पद इधर क्या है माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। तो प्लस का लिख लीजिए 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 2040। इधर क्या आ जाएगा 1032 गुणा में x। इन दोनों को जोड़ा मैंने कितने हो जाएंगे 2064 1032 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1032। इधर क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। तो 2064 बटे 1032। अब 1032 का भाग लगाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास यहाँ x का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली 2.1 जो है ये पूर्ण हुई। इसके अंदर आपको 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके आगे की जो प्रश्नावली है 2.2 ये हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।